हेलो डीईसी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं डीईसी 2 के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। डीईसी 1 के मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और डीईसी 3 अपकमिंग डेज में आपके सामने मैं लेकर आऊँगी। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कुपोषण और संक्रमण। इसका जो क्वेश्चन है ये आता ही आता है, आपको हर प्रीवियस ईयर में ये देखने को मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र पूछ लेंगे या परिभाषित कीजिए या फिर संक्रमण का पोषणात्मक स्तर, कुछ भी पूछ लेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कुपोषण का अर्थ है शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्वों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज की कमी, अधिकता या असंतुलन, इसमें कुछ भी होगा तो आपको कुपोषण हो जाएगा। ठीक है। कुपोषण से संक्रमण होने की संभावना बढ़ती है और फिर संक्रमणों से कुपोषण हो सकता है। ये दुष्चक्र हमारा कुपोषण संक्रमण दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इस तरीके से हम दिखा देंगे। ठीक है, कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र, ये हमने नीचे इसमें नोट डाल दिया इस तरीके से। अब देखते हैं कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव, कि कुपोषण संक्रमण को कैसे प्रभावित करता है। पहला है शरीर में प्रतिरक्षी के उत्पादन में कमी। जिस बालिका को उचित पोषण अर्थात पर्याप्त भोजन मिलता है उसे संक्रमण होने की संभावना कम होती है तथा वह संक्रमण का सामना भी बेहतर ढंग से कर सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाले पदार्थ या प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। परिणाम स्वरूप उन बच्चों को संक्रमण कम होता है और अगर होता है तो वे शीघ्र ठीक हो जाते हैं। जो बच्चे अच्छे खा रहे होते हैं, जिनमें पोषण अच्छा होता है, वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं बीमारियों से। ठीक। नेक्स्ट है त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव। एक सुपोषित बच्चे व्यक्ति में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली तथा अन्य ऊतक संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, परंतु प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में यह सुरक्षा कवच बहुत कमजोर हो जाता है। श्लेष्मा का स्राव कम हो जाता है जिसमें श्लेष्मा झिल्ली भेद हो जाती है तथा संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं हम, जो बच्चे जिनमें क्या कहते हैं वो है कुपोषित हैं, वो जल्दी उनको इफेक्ट होती है, वो कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुपोषण और कृमिग्रसन। पाचन के दौरान पाचन तंत्र की दीवारों की मांसपेशियों की गतिशीलता के कारण ग्रहण किया गया भोजन पाचन तंत्र में आगे की ओर ढकेला जाता है। ठीक है। पाचन ठीक से हो इसके लिए पाचन तंत्र की मांसपेशियों को उचित गतिशीलता आवश्यक है। कुपोषित व्यक्ति में यह गतिशीलता कम हो जाती है। हम देख रहे हैं जो भी कुपोषित होते हैं उनमें जितनी भी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। अतः पाचन तंत्र में भोजन धीमी गति से आगे बढ़ता है। कृमिग्रसन जो कि गोल कृमिग्रसन अधिक गंभीर हो जाता है, इससे उनको क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। तो कुपोषण क्या कर रहा है, कुपोषण संक्रमण को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है कि संक्रमण कैसे पोषण स्तर पर प्रभाव करता है। ठीक। तो इसका पहला पॉइंट है भोजन के अंतग्रहण में कमी। जब भी बालिका को अतिसार या श्वसन संबंधी संक्रमण हो जाते हैं तो इनका सबसे पहला प्रभाव होता है बच्चे की भूख कम होना। अधिकतर बच्चे खाना पसंद नहीं करते या उसे पचा नहीं पाते, अतः वे कम मात्रा में भोजन खाते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं क्योंकि वास्तव में तो संक्रमण से हुई क्षति से उबरने के लिए एक अच्छा आहार लेना आवश्यक है। जब बच्चा बोलेगा मुझे खाना नहीं खाना तो वो ठीक कैसे होगा, तो क्या होगा, बच्चे से उभर नहीं पाएंगे और क्या होगा, उनको और ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट है पोषण तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव। पोषक तत्वों के ग्रहण करने के बावजूद यह अनिवार्य नहीं है कि शरीर को उनकी प्राप्ति हो। भोजन के पाचन के उपरांत जब पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं तब ही शरीर उनका प्रयोग कर सकता है। अगर नहीं हो रहे अवशोषित तो प्रयोग नहीं कर पाएगा। शरीर उनका प्रयोग कर सकता है अतिसार, खसरा तथा श्वसन संबंधी संक्रमण होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की हानि या क्षति।
कुछ संक्रमणों तथा ज्वर यानी कि बुखार, ज्वर में पोषक तत्वों का, विशेषकर प्रोटीन का शरीर से निष्कासन होता है। इस कारण संक्रमण तथा ज्वर के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः बच्चे के पोषण स्तर पर संक्रमणों का काफी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चों को, जिन्हें आमतौर पर अपर्याप्त आहार मिलता है, संक्रमण का प्रभाव और भी अधिक गंभीर होता है, क्योंकि उन्हें भोजन खाने को पर्याप्त नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तरों की व्याख्या कीजिए। आंसर देख लेते हैं इसका। शिशु मृत्यु दर, दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित शिशु जन्मों, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में से मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, निम्न फॉर्मूला, ये इसको परिकलित किया जाता है। कैसा है, 1 वर्ष में मरने वाले शिशु, यानी कि 1 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो, उनकी मरने वालों की संख्या डिवाइडेड बाय उस वर्ष में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, किससे इंटू कर देंगे, 1000 से। तो किसी समाज के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाने के लिए शिशु मृत्यु दर ही सबसे अधिक मानक सूच्य है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके जो हमें सर पूछे थे स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, वो एक्सप्लेन कर देंगे। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 3 स्तरों पर संगठित हैं। पहली है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। यह व्यक्ति तथा स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क का प्रथम स्तर है, जहां व्यक्ति को अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह स्तर लोगों को सबसे अधिक समीप होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस स्तर को दर्शाते हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी, ये सब। ओके। सेकंड है द्वितीय स्तर स्वास्थ्य देखभाल। इस स्तर पर अधिक जटिल रोगों के उपचार व रोकथाम के लिए विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस वर्ग में सामुदायिक केंद्र तथा जिला अस्पताल आते हैं। ठीक है। थर्ड है तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल। इस स्तर पर क्षेत्रीय केंद्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र विशेषज्ञ कर्मचारियों की योजना तथा प्रबंधित कौशल व शिक्षा भी प्रदान करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। इसमें आपसे प्रोटीन, वसा, कार्बोज या कुछ और भी पूछ लेंगे और उनके स्रोत या उनके कार्य आपसे पूछ लेंगे कि 3-3 कार्य लिखो या स्रोत लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। आंसर देख लेते हैं हम इसका। प्रोटीन, दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन शरीर निर्माण तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, पहला है शरीर निर्माण तथा वृद्धि, यानी कि बॉडी बिल्डिंग में सहायता करना। कैसे करता है? प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करता है, जो शरीर में नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोटीन वाहक के रूप में। कुछ प्रोटीन पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करते हैं। प्रोटीन वाहक का सबसे प्रमुख उदाहरण हीमोग्लोबिन है, जो कि रक्त में उपस्थित प्रोटीन युक्त लाल रंग को पदार्थ है। थर्ड है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना इज कॉमन, ठीक है, ये सब में मिलेगा आपको। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जा सकता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वसा। स्थूल पोषक तत्वों के रूप में वसा शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। वसा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि मैंने कहा था ऊर्जा प्रदान करना इज कॉमन, तो वसा ऊर्जा का सांद्रित स्रोत है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो 1 ग्राम कार्बोज या प्रोटीन से प्राप्त कैलोरी से 2 गुना से भी अधिक है, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों की रक्षा। शरीर में वसा विशेष स्थानों पर एडिपोज ऊतकों में पाई जाती है। शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय या गुर्दे के चारों ओर वसा की परतें होती हैं, जो कि इन चोटों और झटकों से रक्षा करती हैं। ठीक है। लास्ट है अनिवार्य वसा अम्ल का स्रोत। वसा अनिवार्य वसा अम्लों जैसे कि फैटी एसिड के स्रोत रूप में शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। लास्ट है हमारा
कार्बोज, अनाज और मिलेट, मोटे अनाज के जो दाने होते हैं, जड़ व मूलकंद, कुछ फल, गुड़ तथा शहद कार्बोज के अच्छे स्रोत हैं। ये तो इसके स्रोत हो गए। कार्य देख लेते हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, कार्बोज का मुख्य कार्य विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। यह इसका मुख्य कार्य है। 1 ग्राम कार्बोज में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है। नेक्स्ट है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि व रखरखाव। यदि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्बोज उचित मात्रा में लिया जाए तो प्रोटीन अपने मुख्य कार्य जो है कि शारीरिक वृद्धि के लिए उपलब्ध होता है, वह अपना काम अच्छे से कर पाता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, वसा के उपयोग में सहायता करना। कार्बोज वसा के चयापचय में भी सहायता करता है। शरीर में वसा के सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोज की कुछ मात्रा का होना आवश्यक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित पोषक तत्वों की बढ़ती जरूरतों के कारणों पर चर्चा कीजिए। इनके प्रत्येक के 2-2 स्रोत लिखिए। प्रोटीन, लौह तत्व, फॉलिक अम्ल। व्याख्या कीजिए कि गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में महिला को लौह तत्व और कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आंसर देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा, प्रोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम तथा बी समूह तथा विटामिन की जरूरतें काफी बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? पॉइंट्स देखते हैं। माँ के शरीर में होने वाले परिवर्तन इस प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। प्लासेंटा, गर्भाशय और स्तन जैसे अंगों का आकार बढ़ जाता है। रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है और माँ के शरीर में ज़्यादा वसा जमा होने लगती है। आधारभूत चयापचयी दर में वृद्धि भी एक कारक है जिसके कारण गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में महिला की ऊर्जा की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। गर्भ और मातक ऊतकों की तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लौह तत्व, कैल्शियम की ज़रूरतें भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त गर्भधारण के आखिरी महीने से तथा जन्म होने के 3-4 महीने के बाद तक गर्भ में लौह तत्व के भंडार संचयित होते हैं। इस कारण भी लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमसे स्रोत पूछे थे यहाँ पे प्रोटीन, लौह तत्व और फॉलिक अम्ल के, तो स्रोत देख लेते हैं। प्रोटीन के स्रोत हैं दूध व दूध से बने पदार्थ, दही, पनीर आदि, गिरीदार फल, बादाम, काजू, अखरोट आदि और दालें। लौह तत्व के स्रोत हैं मांस जैसे गुर्दा, प्लीहा, कलेजी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन आदि। फॉलिक अम्ल के स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सलाद आदि। फल जैसे कि संतरे, केले, नींबू, बीफ, लीवर, अंडे, फलियां, छोले, बीन्स, मूंगफली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन है, माँ और शिशु की प्रसवोपरांत तात्कालिक देखभाल पर चर्चा कीजिए। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है, माँ और नवजात शिशु दोनों को ही इस अवधि में निरंतर और समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इस देखभाल की योजना 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाई जानी चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में उन्नति लाना, बच्चे को दूध पिलाने के उचित तरीकों को प्रोत्साहित करना और माँ बच्चे के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने को बढ़ावा देना। तीसरा, माँ के आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने में सहायता करना और नवजात शिशु की देखभाल करने में उसकी मदद करना। प्रसवोत्तर अवधि में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला है माँ और बच्चे की स्थिति का निर्धारण और यदि कोई असामान्यता है तो उसका पता लगाना। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि स्तनपान प्रारंभ हो गया है और शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है। तीसरा, सुनिश्चित करें कि माँ और बच्चे को प्रसवोत्तर समुचित देखभाल मिलने के साथ साथ उनकी छोटी मोटी प्रसवोत्तर स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार हो रहा है। चौथा है, माँ को पोषण, परिवार नियोजन, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल आदि की समेकित शिक्षा देने के साथ साथ उसे अपनी व अपने बच्चे की देखभाल करने के बारे में शिक्षित करें। तो ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। आपसे कुछ बीमारियां पूछ ली जाएंगी और उनके लक्षण और बचाव पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, बीमारियां चेंज होती रहती हैं, कभी डिप्थीरिया, क्षय रोग, खसरा, तो कभी टाइफाइड, स्कैबीज, बट ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। आंसर देख लेते हैं इसका हम। डिप्थीरिया यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। लक्षण है इसके गले में खराश, बुखार, गर्दन में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, गले या नाक में एक मोटी सी ग्रे परत का बनना। बचाव, टीकाकरण, DTA, डिप्थेरिया, टिटनेस और परटमिसिस टीका सबसे अच्छा बचाव है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। स्वच्छता, बार बार हाथ धोना, खासकर भोजन से पहले। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना, जैसे कि अलग रहना और दवाएं लेना। ठीक है, बचाव और हमने इसके कारण दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है। लक्षण होते हैं छाती में दर्द, बलगम या खून वाली खांसी, बुखार और ठंड लगना, वजन कम होना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना। बचाव देख लेते हैं इसका। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें। BCG का टीका लगवाना। क्षय रोग के लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जाता है। इलाज आमतौर पर 6 से 9 महीने तक चलता है। दवाइयाँ सही तरीके से लेने से टीबी ठीक हो जाता है, यानी इसका इलाज जो है वो लंबा है, तो इलाज रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा खसरा। खसरा एक संक्रामक बीमारी है जिसका इलाज टीकाकरण द्वारा किया जा सकता है। इसे रूबेला भी कहा जाता है। लक्षण देख लेते हैं इसके। लाल धब्बेदार दाने होना, आंखों का लाल होना भी आम है, सूखी खांसी होना, बहुत तेज बुखार, नाक बहना, चिपचिपा बलगम जाना। बचाव, MMR का टीका लगवाना। ये टीका लगाने से ही ठीक हो जाता है मेन तो। खसरे से पीड़ित लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। अपने आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ रखें। अपने मुंह और नाक को रुमाल या तौलिए से ढकें। तो ये इसका आंसर था। ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इनके आप नोट्स बना लें, इन्हें समझ लें, याद कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड DEC 2 मेरी मानो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है 1 और 3 के मुकाबले, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ध्यान दें, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ें।